सुबह की ठंडी धूप खिड़की से झांक रही थी, लेकिन सिमरन की आंखों में अब भी रात बाकी थी। पिछली रात की वो खामोशी जो आराध्या के कंधे पर सिर रखे गुजरी थी, किसी सांस की तरह उसकी रगों में गूंज रही थी। वो कोई इकरार नहीं था, पर इनकार भी नहीं। तकिए के नीचे रखी प्रज्ञा की डायरी अब सिर्फ एक दस्तावेज नहीं रही, अब वो एक रास्ता बन चुकी थी, उस सच्चाई तक जहां हर रिश्ता अपने असली चेहरे में सामने आता था। रणविजय के साथ वो कॉलेज के सीसीटीवी कंट्रोल रूम पहुंची। कंप्यूटर स्क्रीन पर उस रात का फुटेज खुला, जिसमें प्रज्ञा डर से कांप रही थी और एक मर्दाना, सख्त, धमकाती हुई आवाज गूंज रही थी, अगर मुंह खोला तो तेरी माँ, तेरा भाई, सब राख हो जाएंगे। सिमरन की रूह तक कांप गई। वो आवाज राघव की थी, उसके पिता की। उसकी आंखों से आंसू नहीं बहे, लेकिन उसकी सांसें रुक गईं। ये मेरे पापा हैं, उसके लब हिलते थे, पर आवाज नहीं निकलती थी। रणविजय ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि कभी कभी खामोशी ही सबसे बड़ा जवाब होती है। कमरे में लौटकर उसने खुद को आईने में देखा। वो वही चेहरा था, लेकिन आंखों में घमंड की जगह अब एक अजीब सी लाचारी थी। उसने अलमारी से कुछ पुरानी तस्वीरें निकालीं, जिसमें प्रज्ञा थी, आराध्या थी, और एक मुस्कुराती हुई सिमरन, जिसे अब वो खुद नहीं पहचान पा रही थी। एक पुराना कागज आराध्या की लिखावट में मिला, तुम्हें खोकर मैंने जाना कि चुप्पी भी कत्ल कर सकती है। अब नहीं, वो अब समझ चुकी थी कि उसकी लड़ाई सिर्फ खुद से नहीं है। ये लड़ाई उस सच्चाई से है जिसे सबने सालों से दबा रखा था। स्टाफ रूम में आराध्या अकेली बैठी थी जब सिमरन वहां पहुंची। उसने धीमे से पूछा, आपको सब पता था, फिर भी आपने मुझसे कुछ नहीं कहा। आराध्या ने उसकी ओर देखा, एक ठहराव के साथ। कभी कभी सच्चाई कह देना आसान होता है, पर वो सामने वाले की जिंदगी तोड़ देती है। मैं तुम्हें टूटते नहीं देखना चाहती थी। सिमरन की आंखें डबडबा गईं। अब उसमें गुस्सा नहीं, बस समझदारी थी। आराध्या बिना कुछ कहे उठीं और वहां से निकल गई। सिमरन उन्हें पीछे पीछे एक ऐसे कमरे तक ले गई जहां कुछ बरस पहले आराध्या और प्रज्ञा ने साथ पढ़ाया था। कॉलेज की पुरानी इमारत में एक धूल भरा कमरा, जिसकी दीवारें अब भी पुराने सपनों को अपने भीतर संजोए हुए थी। और यहीं, उस कमरे में, एक खामोशी ने दोनों को घेर लिया। आराध्या के चेहरे पर वो ठहराव अब भी था, मगर आंखों में एक थकी हुई लौ थी। सिमरन उसके करीब आई, धीरे, सधे कदमों में। अब उनमें कोई गुरूर नहीं था, सिर्फ वो चाह थी जो इंसान को अंदर से भिगो दे। मैं आपसे डरती नहीं, उसने धीमे से कहा, लेकिन जो महसूस कर रही हूं, उससे डरती हूं। आराध्या चुप रही। सिमरन ने धीरे से उनकी हथेली को अपनी उंगलियों में भर लिया, एक हल्का, कांपता हुआ स्पर्श, जैसे कोई धड़कन पलकों से छू जाए। इतना करीब होकर भी आप कितनी दूर लगती थी। उसके होंठ अब आराध्या की सांसों के पास थे। उसने आराध्या के चेहरे को अपने हाथों में लिया और बहुत धीरे से, बहुत सच्चाई से उनकी पलकों पर एक थरथराता हुआ चुंबन रखा। आराध्या की उंगलियां अब सिमरन की कमर तक आ पहुंची थीं, और उनकी सांसें एक दूसरे में घुलने लगी थी। मैं सिर्फ सच नहीं जानना चाहती, मैं वो सब महसूस करना चाहती हूँ जो आपने छिपा रखा है। हर धड़कन, हर खामोशी, हर वजूद। और तभी उनके होठों के बीच की दूरी भी टूट गई। एक लंबा, धीमा, गहराई से भरा चुंबन, जो ना सिर्फ शरीर को छूता था, बल्कि आत्मा की दीवारों को पिघला देता था। कमरे की दीवारें जैसे उस पल की गवाह बन गईं कि दो अधूरी औरतें एक दूसरे में पूरी हो सकती हैं। फिर, बिना कुछ कहे, दोनों अलग हुईं। कोई शर्म नहीं थी, कोई पछतावा नहीं, सिर्फ एक सच्चाई जो अब झूठ नहीं बन सकती थी। इसके बाद सिमरन ने अगली सुबह वही सबूत, वही डायरी, सीसीटीवी फुटेज और अपना बयान मीडिया तक भेज दिया। राजवंशी हाउस में पुलिस दस्तक देती है।
राघव की आंखों में पहली बार डर दिखता है। उधर कॉलेज में आराध्या के खिलाफ सस्पेंशन नोटिस चिपकाया गया था, लेकिन इस बार आराध्या अकेली नहीं थी। सिमरन उनके पास आई, एक चिट्ठी उनकी मेज पर रखी। मैंने पहला पत्थर फेंक दिया है। अब कोई और चुप नहीं रहेगा और आप अकेली नहीं हैं। आराध्या ने उसकी ओर देखा और पहली बार हल्के से मुस्कुराई। कभी कभी सबसे सच्चे रिश्ते वो होते हैं जिनके लिए कोई नाम कभी काफी नहीं होता। अगर आपको स्टोरी पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।